हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। इस चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था और पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दी नेचुरल रिसोर्स कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। कर्स का मतलब होता है अभिशाप या श्राप, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स कर्स कहीं कहीं पे पता है नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे अभिशाप होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी और नॉलेज इतना नहीं होता है लोगों के पास कि उनको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सके और अपने कंट्री को रिच बना सके। तो इसी को नेचुरल रिसोर्स कर्स बोलते हैं। अब उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। द नेचुरल रिसोर्स कर्स, ठीक है। Abundant natural resource does not always guarantee economic success. Some region with plenty of resources experience slower growth, known as the natural resource curse. This occurs when country falls to develop industry that turn resources into high value goods. यानी कि बहुत ज़्यादा कहीं पर नेचुरल रिसोर्स है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, ठीक है। तो इससे ये गारंटी नहीं होता कि वहाँ का इकोनॉमी हमेशा ही बहुत ज़्यादा अमीर हो, वो देश बहुत ज़्यादा अमीर हो, ये हमेशा गारंटी नहीं होता है, ठीक है। कुछ रीजन में ना बहुत सारा रिसोर्सेज होता है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ क्या होता है, बहुत स्लो ग्रोथ होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स कर्स, ठीक है। दिस अकर्स जब एक कंट्री को उतना डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं होता है और रिसोर्सेज जो होते हैं वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते हैं, जिससे कि उन लोग को ग्रोथ नहीं मिलता है, ठीक है। इसी को द नेचुरल रिसोर्स कर्स बोला जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ अवॉइडेड दिस इशू बाय डेवलपिंग इंडस्ट्री टू प्रोसेस रिसोर्सेज थ्रू सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन इज स्टिल अ चैलेंज, ठीक है। तो इंडिया जो है ना इस इश्यू को अवॉइड करता है, क्यों? क्योंकि उसने ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह को डेवलप किया है जो कि प्रोसेस करता है रिसोर्सेज को और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ करता है, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज़ ह्यूमन एक्सपर्टीज, एफिशिएंट गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दैट डिसाइड्स वेदर रिसोर्स ब्रिंग लास्टिंग बेनिफिट्स और शॉर्ट टाइम गेन। तो देख ये इस हम लोग को इसमें क्या क्या चाहिए होता है, ह्यूमन का एक्सपर्टीज़, यानी कि ह्यूमन के पास नॉलेज होना चाहिए, वो लोग एक्सपर्ट होने चाहिए इन सब चीज़ों में। एफिशिएंट गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तभी जो रिसोर्स है वो क्या बन पाएगा, बेनिफिट कर पाएगा, ठीक है, उस नेशन को बेनिफिट कर पाएगा। नहीं तो क्या करेगा, शॉर्ट टाइम गेन देगा, यानी कि एक बार बेचो और उसको तो हमने कुछ बनाया नहीं हो। मान लो कि कहीं पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, गोल्ड मान लो कि बहुत ज़्यादा है कहीं पे, ठीक है, ठीक है। अब वो पता है क्या कर रहे हैं, गोल्ड को निकाल रहे हैं वहाँ से ज़मीन से और बेच दे रहे हैं जाके, तो उनको शॉर्ट टर्म गेन मिल रहा है। लेकिन वहीं पे कोई दूसरी कंट्री है, वो गोल्ड को प्रोसेस कर कर उससे ज्वेलरीज बना रही है, ज्वेलरीज बनाकर बेच रही है, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, ओके। तो ये था आपका दी नेचुरल रिसोर्स कर्स। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ओके। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स स्टेप वर्ड्स, यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल और वाइज यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। To keep life on Earth going, we must use natural resource wisely, ensuring renewable ones can recover and non-renewable ones used carefully and responsibly. तो यहाँ पे बोला है अगर हमें अर्थ पर रहना है तो हमें नेचुरल रिसोर्स चाहिए होगा और उसको अच्छे से हमें वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इंश्योर करना पड़ेगा रीन्यूएबल वंस को कि वो इतना हम उसको समय दें कि वो रिकवर हो पाए, ठीक है। जैसे कि वाटर है तो वो क्या है, रीन्यूएबल है, अगर हम लोग उसको टाइम ही नहीं देंगे रीन्यूएबल होने का, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रीन्यूएबल बन जाएगा, क्योंकि हमने उसको इतना लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है कि वो एकदम ख़त्म हो गया और नॉन रीन्यूएबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि हमने उसको वाइजली यूज़ करें और सस्टेनेबली यूज़ करें, ठीक है। Scientists warn that irresponsible use of natural resource
हैज़ कॉज्ड पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको वैरायटी ऑफ लाइफ से रेफ़र किया जाता है, एंड फास्टर क्लाइमेट चेंज। तो जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने वार्न कर दिया है कि जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर रहे हैं, इरिस्पॉन्सिबल यूज़, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का, उससे पॉल्यूशन हो रहा है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ जो लाइफ होता है उसका लॉस हो रहा है, ठीक है, और बहुत बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें इरिस्पॉन्सिबल यूज़ नहीं करना है नेचर का, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज देखने वाले हैं। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि रीस्टोर हो रहा है, रीजनरेट की फिर से बन रहा है, ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्स, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन एट rates higher than natural replenishment has led to falling water level, increasing extraction cost and risking water shortage. So देखो, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रैक्शन हो रहा था हमारा ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए, तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि नेचर ना उसको रिप्लेनिश भी नहीं कर पा रहा था जितने जल्दी जल्दी उसको यूज़ किया जा रहा था, यानी कि उसको टाइम नहीं दिया जा रहा था उसकी साइकिल में रहने के लिए, ठीक है। वाटर साइकिल अगर पढ़ा होगा तो पहले जैसे कि पानी पर रास्ता है, फिर ऊपर से इवोपरेट होता है, ये सब होता है ना, तो उसकी एक टाइम लगता है। तो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है वाटर, ग्राउंड वाटर, कि उसको टाइम ही नहीं दे रहा है कि वो फिर से आ पाए, और उसको इतना जल्दी यूज़ किया जा रहा है कि वो एकदम शॉर्टेज होने वाला है, ठीक है, ऐसा। और इससे क्या हो सकता है, तो इससे फॉल वाटर लेवल्स हो सकता है, इंक्रीजिंग एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, और इससे जो उसको निकालने का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा तो उसको निकालने का खर्चा बढ़ जाएगा, रिस्क होता है वाटर शॉर्टेज का, ठीक है, यही सब हो जाएगा। मैनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटीज़ विल रन ऑफ ग्राउंड वाटर सून। एफर्ट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉन्ड्स रिस्टोर, reducing water waste and reusing water aim to address this। तो अभी जो भी ग्रोइंग सिटीज़ हैं हमारे, जो भी रनिंग सिटीज़ अभी चल रही हैं ना, वहाँ पे ना वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वहाँ का शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे अगर करवाना है फिर से पहले के जैसा, तो क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पाउंड रिस्टोरेशन, रिड्यूस करना पड़ेगा वाटर वेस्ट, और रीयूज़ करना पड़ेगा वाटर को, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे है, सिमिलरली द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल हैज़ हार्म्ड सॉइल क्वालिटी, वाइल ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स सच एज natural fertilizer, cow dung, compost, etc., and crop rotation support soil health. Adopting these sustainable practice is initial for storing both water and soil। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे केमिकल का सॉइल में, ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, वहाँ पे एक ग्राउंड वाटर का था, अब यहाँ पे आपके वो सॉइल का बात चल रहा है, ठीक है। तो सॉइल में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको अपनाने के लिए बोला गया कि नेचुरल फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करो, जैसे कि काउ डंग हो गया, कंपोस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। क्रॉप रोटेशन करो, जो कि सपोर्ट करेगा सॉइल हेल्थ को। क्रॉप रोटेशन आपका होता है कि एक जगह पे काफ़ी तरीक़ों के जो क्रॉप होता है वो उगाना, और मेनली इसमें होता है लेग्यूम्स को उगाना, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये साइंस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अडॉप्टिंग दीज सस्टेनेबल प्रैक्टिस इज़ इनिशियल फॉर स्टोरिंग बोथ वाटर एंड सॉइल, और ये जो होता है ये ज़रूरी होता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ओके। तो यही था आपका रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ओके। ठीक, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ कैसलेट फ्रॉम पंजाब। अभी हम एक केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, आता ही है, मतलब आ जाएगा तो आई एम नॉट कंफर्म, बट आता है, ठीक है।
तो ये आपका केस स्टडी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। केस स्टडी क्या होता है, देखो कि इसमें कोई भी पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है, इसके ऊपर से ना क्वेश्चंस दे देंगे, तो यही होता है, ठीक है। पंजाब वंस, तो इसमें बताया हुआ है एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में कि ग्राउंड वाटर कैसे ख़त्म हो जाता है पंजाब में, तो उसी का स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, पंजाब वंस द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉट फेसिंग अ सीवियर वाटर क्राइसिस ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखो, पंजाब एक समय पे ना ग्रीन रेवोल्यूशन का जो लीड कर रहा था, ठीक है, पंजाब उसको ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिसमें ग्रेन्स वगैरह उगाए गए थे, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। नाउ फेस सेवरल वाटर क्राइसिस, उन लोगों को वाटर की दिक्कतें आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर से खूब पानी निकाल लिए हैं कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर में पानी नहीं बचा है। The introduction of high-yielding crops in 1960s significantly raised water demands, leading to excessive pumping for irrigation, further intensified by the provisions of free electricity. देखो हुआ क्या कि इसमें ना किया गया क्या, हाई यील्ड क्रॉप्स को यूज़, हाई यील्ड्स वैरायटी जो क्रॉप होता है ना 1960 में यूज़ होना स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। और इससे ना बहुत ज़्यादा वाटर डिमांड लेता था, यानी कि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, क्योंकि ये क्रॉप जो फसल होता था आउटपुट अच्छा देता था, दैट्स वाई ये बहुत सारा पानी वगैरह मांगता था, ठीक है। तो एक्सेसिव पंपिंग के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था इसको, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी लिया गया, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा पंपिंग हुआ और एक्सेसिव पंपिंग के कारण क्या हुआ, ये ख़त्म होने लगा, ठीक है। The use of pesticides and fertilizer has also polluted the groundwater, posing हेल्थ रिस्क। तो जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे थे, फर्टिलाइज़र, केमिकल वगैरह वाले, ठीक है, तो इससे क्या होता था, ग्राउंड वाटर जो था वो भी पॉल्यूट हो रहा था और हेल्थ रिस्क भी बढ़ रहा था। करंटली 80% ऑफ पंजाब लैंड इज़ कंसिडर्ड ओवर एक्सप्लॉयटेड विथ ग्राउंड वाटर नाउ एज डीप 30 मीटर्स इन सम प्लेसेस। देखो 80% जो पंजाब का हिस्सा है ना, उसको ओवर एक्सप्लॉयटेड बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है? ओवर एक्सप्लॉयटेड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है पानी का, ठीक है। नाउ और 30 मीटर नीचे चला गया है वाटर लेवल, ठीक है, यानी कि एकदम जो पहले 5-6 मीटर ऐसे करके पानी मिल जाता था 5-6 मीटर नीचे से, तो अब वो 30 मीटर तक नीचे जाना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक है। In short term, food security was ensured. The long term effect require efforts to address, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 1, जो कि कैसलेट फ्रॉम पंजाब, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग ने ओवर एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो हम लोग इसका एक और केस स्टडी दिया हुआ है जो कि सीमेंट के ऊपर है, सीमेंट से क्या होता है उसके ऊपर है, ठीक है। द केस ऑफ सीमेंट। सीमेंट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, रिलीजिंग डस्ट दैट harms health, crop, soil, water. Pollution control guidance have been set for the factories. तो देखो द केस ऑफ सीमेंट में हमने पढ़ा, सीमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ होता है, जो ये बनता है ना सीमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिससे कि हेल्थ हार्म होता है, क्रॉप हार्म होते हैं, सॉइल हार्म होता है, वाटर वगैरह हार्म होता है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडेंस दिया गया है फैक्ट्रीज़ को, ठीक है, टू रिड्यूस यूजेस ऑफ सीमेंट। हमें रिड्यूस करना चाहिए इस सीमेंट का यूजेस। अल्टरनेटिव जैसे कि स्टोन्स के घर, मड के, प्लांट बेस्ड जो होते हैं, और रिसाइकल मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक हो गया, वो सबको यूज़ कर करके घर बनाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। दीज इको फ्रेंडली मेथड्स कंबाइन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिड्यूसेस पॉल्यूशंस, क्रिएट जॉब्स एंड सूट लोकल क्लाइमेट्स। तो इससे क्या होगा विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो हमें इसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंबाइन करना चाहिए, जिससे कि जो होगा क्या होगा पता है, पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, जॉब्स बनेंगे, लोकल जो क्लाइमेट्स है वो ठीक होगा, ठीक है।
यही था आपका द केस ऑफ सीमेंट। ठीक है, आप लोग इसका यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक बुक के बारे में पढ़ेंगे, वृक्ष यजुर्वेदा। ठीक है, ये द एंशिएंट इंडियन विजडम दैट गाइड्स द नर्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, covering everything from soil selection and seed treatment to irrigation and natural pest controls method। देखो, वृक्ष आयुर्वेदा इज लाइक एक गाइड करने वाला समथिंग बुक टाइप ऑफ है। ठीक है, जो कि एंशिएंट इंडिया का है। उसमें बताया हुआ है कि कैसे हमें नरिश करना है सॉइल को और कल्टीवेट करना है प्लांट्स और ट्री को, कवरिंग एवरीथिंग। उसमें सब कुछ बताया हुआ है, सॉइल सिलेक्शन से लेके सीड ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है, इरिगेशन कैसे करना है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे कि कॉटन है, उसको उगाने के लिए कौन सा सॉइल ज़रूरी है। जैसे कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, वही सब उसके अंदर दिया हुआ है। वृक्ष यजुर्वेदा जो है वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग। ये क्या होता है, देखो एक जगह है जहाँ पे क्रॉप है, मान लो कि ये क्रॉप है आपका। अब यहाँ पे ये जो क्रॉप है ना, इसको पूरा चीज़ नहीं मिल पाएगा, इसको क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र्स वगैरह चाहिए। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, लेग्यूम्स उगाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन मिलता है। आप लोग साइंस में पढ़ेंगे कि एक आपका जो लेग्यूम्स प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है, करता है एक बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो वो जो होता है वो नाइट्रोजन इस वाले भी प्लांट को दे देगा, इसलिए हमें ये सब करना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि कैसे हमें सॉइल को प्लो करना है, यानी कि उसको प्लो करना है टू कीप हेल्दी एंड इनकरेज दी ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह का ग्रोथ हो। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, एक और केस स्टडी दे रखा है आगे। ठीक है, ओके। अ कैसलेट फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम का एक केसलेट है। ठीक है, पेमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस denying yield and rising debates by using chemical based pests when the state introduced as a policy to promote organic farming, they made the switch। तो एक पेमा फैमिली है सिक्किम में, उसने बहुत ज़्यादा यील्ड मेरा घट रहा था, यानी कि जो क्रॉप था उसको उगाने के बाद जो आउटपुट मिल रहा था वो बहुत कम मिल रहा था। तो इससे डिबेट्स वगैरह हो रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था, यूज़ केमिकल बेस्ड पेस्ट हो रहे थे। तो जो स्टेट था ना, उसने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसी ऐसे कि उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है और इसमें जस्ट मैन्योर वगैरह यूज़ करना है, फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ करना है, यानी कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करना है। Initially, yield dropped as the soil recovered, but over time, with compost, natural pest repellents, and soil crop diversification, the farm thrived। ठीक है, तो इनिशियली उस साल, तो जिस साल ये हुआ, ये जो प्रमोट हो रहा था ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस साल हमने यूज़ नहीं किया इन्होंने क्या, फर्टिलाइज़र। तो उस साल तो यील्ड घट गया। ठीक है, लेकिन सॉइल रिकवर किया और ओवर द टाइम 2016 में सिक्किम इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। द ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स द इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी विथ बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड बर्ड, रिटर्निंग हाई टूरिज़्म हुआ, 20% यहाँ पर राइज हुआ इनकम का। ठीक है, जो कि पहले था उससे 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, टुडे सिक्किम इज़ अ ग्लोबल मॉडल ऑफ सक्सेसफुल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। कब बना, 2016 में। ठीक है, ओके। अब आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। चल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। टू इंश्योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर फ्यूचर अल्टरनेटिव्स इज वाइटल टू मैनेज देम केयरफुली। दिस इंक्लूड्स transiting to renewable energy like
solar and wind energy and addressing the unequal access to initial resources like water and clean air. For instance, some cities area face water shortage and pollution affect the most vulnerable. तो देखो, रिन्यूएबल रिसोर्स को इंश्योर करने के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को इंश्योर करने के लिए कि वो लंबे समय तक चले, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, उससे इट्स वाइटल टू मैनेज देम केयरफुली। इसमें इंक्लूड्स करता है रीन्यूएबल जो एनर्जी होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी हो गया, उसका ट्रांजेक्शन वगैरह करना, ठीक है। एड्रेसिंग द अनइक्वल एक्सेस ऑफ इनिशियल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड क्लीन एयर, ठीक है। कुछ सिटीज़ में ना फेस हो रहा है वाटर शॉर्टेज और पॉल्यूशन इफेक्ट्स द मोस्ट वेल्नरेबल। तो हमें क्या बोल रहा है, इसमें बता रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चले। क्यों? क्योंकि वो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनने में, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि जो सन वगैरह है ना, उसका यूज़ करके सोलर एनर्जी करना चाहिए क्रिएट, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर पाएँ, ठीक है। आवर रोल एज caretaker of earth involving focusing on the restoration and sustainable use of renewable resource. The teaching of Bhagavad Gita remind us to prioritize the welfare of all, putting collective well-beings above individual desires, ठीक है। हम लोग केयर टेकर हैं इंडिया बोल रही हूँ, अर्थ के। इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन द रिस्टोरेशन पे हम लोग फोकस करें और सस्टेनेबल पे फोकस करें, सस्टेनेबिलिटी पे ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे। जो टीचिंग है भागवत गीता में बता रहा है कि हमें क्या करना है, रिमाइंड अस टू प्रायोरिटाइज दी वेलफेयर फॉर ऑल, कि सबका भला हो, यही हमें प्रायोरिटाइज करना है। पुटिंग कलेक्टिव वेल-बींग्स अबव दी इंडिविजुअल डिज़ायर्स, और सबके लिए एक जैसे करें, ठीक है। यही बता रहा था भागवत गीता, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियाज़ लीडरशिप इन रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें हम इंडिया ने एक सोलर अलायंस बनाया, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें इसने लीडरशिप किया है रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। एक बार और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, कि इसमें बोला गया है कि 2015 में इंडिया और फ्रांस जो है उसने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो कंट्रीज़ है जहाँ पे गुड सनलाइट है वो यूज़ करेगी सोलर पावर्स को और प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यही सब है, सोलर एनर्जी वगैरह बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजस्थान का बदला सोलर पार्क का बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म पूरी तरीके से। तो ये था इसके नोट्स वाला पार्ट। अगर आपको इसका रीडिंग वाला चाहिए तो वो जल्दी ही मिल जाएगा, जिसमें मैं NCERT को रीड कर रही होंगी, ठीक है। तो ओके, बाय।